नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को सराहा। कहा, रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित करने पर खिलाड़ियों को बधाई। जीतने के जज्बे को बताया देश की ताकत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ दी जमानत। मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय जाने पर लगी रोक। सरकारी फाइल पर नहीं कर सकेंगे दस्तखत। अदालत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को ठहराया सही। केजरीवाल की जमानत पर भाजपा का हमला। कहा, शर्तों के साथ अदालत के फैसले ने कट्टर बेईमान केजरीवाल को फिर से दिखाया आईना। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें अरविंद केजरीवाल। खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई। पंजाब में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी। विदेश से फंडिंग और कनाडा दूतावास के बाहर हमला मामले में एक्शन। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। लगातार चौथे दिन स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन। कल शर्तों के कारण डॉक्टरों और मुख्यमंत्री की नहीं हो सकी थी बात। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज हो रही है जांच। दोनों राज्यों में सभी दलों का चुनाव प्रचार तेज। और उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बारिश के अलर्ट के कारण सभी स्कूल बंद। पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश जारी। राजस्थान में मानसून सीजन की बारिश ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड। शुरुआत आज की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड प्रदर्शन करके स्वदेश लौटे पैरा खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के दौरान पैरा खिलाड़ियों ने खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। पीएम ने इस मौके पर खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी। बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पैरा खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए बधाई भी दी। तो वहीं खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को खास उपहार दिए। पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि वे चाहते हैं कि समाज में दिव्यांगों के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदले। पीएम ने कहा कि आज जरूरत है दिव्यांगों के प्रति सम्मान के भाव से देखने का, न कि दया भाव से। मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले। वे उनके प्रति सम्मान के भाव से देखें, दया भाव से नहीं। वो हमें मंजूर नहीं है। दया भाव नहीं चाहिए, सम्मान से देखें, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये मिजाज मुझे देश में पैदा करना है। पीएम मोदी ने कहा कि पैरा एथलीट आज समाज के मन को बदलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैरा खिलाड़ी सिर्फ मेडल नहीं बल्कि माहौल बदलने का भी काम कर रहे हैं। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने पीएम मोदी को पैरा खेलों में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया। मेरे को भी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए है। पैरालंपियन शरद कुमार ने कहा कि आज दुनिया में भारत के पैरा एथलीटों का दबदबा है और ये आज पीएम के सपोर्ट की वजह से ही संभव हो पाया है।
सर ये ऑफ कोर्स साई की सबसे पहले अहमियत से स्टार्ट हुआ और फिर हम लोग का पोस्ट सपोर्ट स्टाफ आने लग गए और एथलीट्स में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया। और सर मेन तो एक और है, आपसे मिलने और जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिल। सर लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। गौरतलब है कि भारतीय दल ने पेरिस में पैरालंपिक अभियान का समापन रिकॉर्ड 29 पदकों के साथ किया था, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरालंपिक के इतिहास में भारत द्वारा जीते गए 29 पदकों की संख्या अब तक की सबसे अधिक है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी बेल जमानत मिल गई है। इससे अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करना जरूरी ना हो। अपने ट्रायल को लेकर कोई भी सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल की सशर्त जमानत का जश्न मना रही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है। शराब घोटाले के किंग पिन माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। ये बेल इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ट्रायल में डिले हो सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। और भाजपा सांसद ने कहा कि एक बार फिर इस बात पर मुहर लगी है कि अरविंद केजरीवाल न केवल शराब घोटाले के किंगपिन हैं, बल्कि वो सिर से लेकर पांव तक घोटाले में भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने आदेश में बताया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है और जांच एजेंसियों के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, यानी वैध है। इसका अर्थ यह है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे, जिसके कारण ये पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय भारी और मध्यम उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आज क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। आपको बता दें कि गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान पथराव, हथियारों का प्रदर्शन और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। All sponsored program of the government, all this is going on. The failure of the police machinery, they wanted to get some security from the government. They are unnecessarily misleading the government. These people, their failure, they wanted to get some relief. For that innocent people, they are taking action.
और कर्नाटक में गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान हुए हिंसा को लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों से अराजक तत्व पर कोई कार्रवाई न होने के कारण उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और स्थानीय प्रशासन और पुलिस मजबूर होकर मूक दर्शक बना हुआ है। This is not the first time in Karnataka that these elements are attacking the police people. 2 years ago, these type of elements, these radical elements had even burnt the DJ Halli, KJ Halli police station. Had we taken proper action then and taught these elements a proper lesson, then today these elements, these Mohabbat ki Dukaan elements, would not have dared to throw stones and petrol bombs against the police. So the police department in the state better stop listening to the political diktats of the Home Minister, his appeasement politics, and take strict action against these culprits. और वहीं कर्नाटक भाजपा ने पार्टी के विधायक सीएन अश्वत्थ नारायण की अध्यक्षता में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया है। बिरती बसवराज, केसी नारायण गौड़ा, लक्ष्मी अश्विनी गौड़ा और बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त और पार्टी नेता भास्कर राव कमेटी के सदस्य होंगे। खबर कोलकाता से है। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में हुई दरिंदगी के खिलाफ विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य भवन के सामने काम बंद कर डॉक्टरों का धरना जारी है। खबर शिमला से है, जहां एक तरफ शिमला के संजौली में धार्मिक स्थल पर अवैध निर्माण का मामला सुर्खियों में है, जिसमें बीते गुरुवार मुस्लिम समुदाय ने अवैध निर्माण के एक हिस्से को हटाया था। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी जिले मंडी में भी धार्मिक स्थल के अवैध निर्माण का मामला तूल पकड़ चुका है। मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मंडी प्रशासन ने हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। वहीं इस मुद्दे पर नगर निगम आयुक्त ने अगले 30 दिनों के भीतर मस्जिद के ऊपर बनाए गए अवैध निर्माण को हटाए जाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि आज भी हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन इतना बड़ा और उग्र था कि प्रशासन को उसे काबू में करने के लिए हल्का लाठीचार्ज और पानी की धार छोड़नी पड़ी। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है। और संजौली मस्जिद विवाद से उपजी चिंगारी अब पूरे प्रदेश में फैलते नजर आ रही है, जिसको शांत करने के लिए सरकार ने आज शिमला सचिवालय में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी सहित तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में सर्वसहमति से प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए एक संयुक्त कमेटी का गठन करेंगे, जो प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाएगी। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां कोई छोटी सी बात किसी मुद्दे के रूप में सामने आती है। सभी पार्टियों से विचार विमर्श किया, सबने खुलकर अपने विचार रखे। सबका एक मानना है कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल में किसी समुदाय और किसी धर्म के लोगों को काम करने का कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो भी हो कानून के दायरे के तहत हो, कानून की परिधि में हो और कोई ऐसा भावनात्मक बात ना की जाए जिससे किसी धर्म को, किसी समुदाय को हानि पहुंचाने की बात हो। पश्चिम बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में कोलकाता के चकरबेरिया समेत 6 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कोलकाता, बसंती, जयनगर, कल्याणी इलाके में छापेमारी की है। करोड़ों रुपए के राशन घोटाले में शामिल अन्य लोगों का पर्दाफाश करने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि कोविड महामारी में लॉकडाउन के दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई अनियमितताएं सामने आई थी और राशन वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उत्तर प्रदेश में बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र के खट्टा पहलादपुर गांव में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस कार्यवाही में 8 अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करवाया गया है,
जबकि 8 और लोगों को अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस भेजा गया है, जिन पर प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। एडीएम बागपत सुभाष सिंह ने बताया कि सरकारी पट्टे पर कब्जा किया हुआ था। वाल्मीकि समाज को जमीन आवंटित थी, लेकिन दूसरे लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था, जिसको बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटवाया गया। कल बेदखली की कार्रवाई हुई है। अभी और कुछ मकान उसमें बचे हैं। आज कुछ लोग आए थे गांव से, उनका ये कहना है कि हमारे पास वैध पेपर हैं, तो मौखिक रूप से ये सूचना उन्होंने दी है। उन्हें कल बुलाया गया है, किसी के पास वैध पेपर है या कोई आदेश है कहीं से, तो उसके पर विचार कर लिया जाएगा। करीब 8 मकान पर कल चला है और कुछ 6-7 मकान और जो है जिनके विरुद्ध आदेश है वो चिन्हित है। भारत की कई स्थानीय कंपनियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया 2024 में लगाई है, जिन्हें देखने देश विदेश के कई खरीदार यहां पहुंच रहे हैं। कास्ट टेक्नोलॉजी से मंजुनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं पीछे देख सकता हूँ एक पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या है और थोड़ा सा समझाइए। ओके, बेसिकली ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जहाँ से हजार्डस प्रोडक्शन मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं इन सेमीकंडक्टर प्रोसेस के लिए, उसके लिए इस इक्विपमेंट के थ्रू दरिया जो केमिकल्स हो या गैसेस हो डिलीवर हो सकता है। और ये इक्विपमेंट नहीं रहेगा, फैब के अंदर जो प्रोसेस है वो चलाना मुश्किल है। सो दीज इक्विपमेंट्स आर मेड इन इंडिया एंड वी आल्सो एक्सपोर्टिंग आउटसाइड इंडिया। और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या खासियत है इसकी? सो ये सारे इक्विपमेंट्स जो ऐसे बना हुआ है, स्पेशल प्लास्टिक से बना हुआ है, ताकि कोई भी अग्रेसिव केमिकल्स हो उसको हैंडल करना चाहिए बिना कोई लीकेजेस। बिकॉज ये कुछ लीक हो जाता है, ये काफ़ी हानिकारक भी हो सकता है इंसान के लिए। इसीलिए इसका जो बनाने का तरीका है और मटेरियल्स का चॉइस है और इसका इंजीनियरिंग जो भी है, ये सब बहुत ही इनोवेटिव है एंड काफ़ी लेटेस्ट है, ताकि कोई भी इंजीनियर इसको यूज़ करे वो बेहिचक होके यूज़ कर सकता है। तो सर, आपने बताया कि ये पूरी तरीके से इंडिया में बना हुआ है, भारत में बना हुआ है, तो आपको मान सकते हैं कि इसका एक्सपोर्ट भी शायद आप बाहर करते होंगे। तो किस तरीके से भारत का एक रुतबा आप लेके जाते हैं बाहर की तरफ, और भारत विश्व के में भी इसकी मांग होगी, डिमांड होगी ज़रूर? ये सारे इक्विपमेंट्स का काफ़ी डिमांड है इन अदर कंट्रीज़ में, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में ये सारा चीज़ बनाना भूल गए लोग। इसीलिए आज एक अच्छा सा मौका भी है इंडियन कंपनीज़ के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए। और ये सेमीकंडक्टर जो हब बनाने की बात हो रही है, उससे आपको लगता है कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंडिया का, इंडिया की एक रीच बढ़ेगी, एक मार्केट जो है और ज़्यादा एक्सपैंड होगी, क्योंकि आपने कहा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ पार्ट है। देखिए, आज कोई भी लाइफ का साइड देखते हैं, सेमीकंडक्टर के बिना कोई लाइफ नहीं है। सो आज हम सारी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना साल ये इंपोर्ट करते रहेंगे। जितना इंपोर्ट बढ़ता रहेगा उतना अपना आर्थिक व्यवस्था के ऊपर दबाव आएगा। सो उसका एक ही रास्ता है, हम खुद इसको बनाएं। और अब जब हम बनाते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं है और बाकी देश के लिए भी बना सकते हैं, और वो हिसाब से अपना आर्थिक व्यवस्था भी काफ़ी बैलेंस में आ सकता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर एज इज़ ए वेरी कंपल्शन फॉर द नेशन टू बिल्ड। तो उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी है सेमीकंडक्टर का बनाना देश के अंदर, और जिस प्रकार से अभी सेमिकॉन इंडिया भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि तमाम जो कंपनीज़ हैं वो भारत में आने के लिए तैयार हैं, निवेश करने के लिए तैयार हैं। कई सारे फैब्रिकेशन प्लांट बन भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो इंडिया है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक हब बन सकता है, और इसमें तमाम जो कंपोनेंट हैं इनके लिए भी एक मार्केट साइज़ बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर रोज़गार की जो संभावनाएँ हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। कैमरा मैन ललित के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। और वहीं नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मकसद देश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाना है। इसी के तहत ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत हाइड्रोजन से चलने वाली लंबी दूरी की बसों और ट्रकों की प्रदर्शनी लगाई गई। हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय यादव से खास बातचीत की। हम सब बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। ये एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन का बस है, और आप देख सकते हैं ये जो बस बनाया गया है इंडियन ऑयल के ज़रा, ये एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारत को अपना 2070 का नेट न्यूट्रल का टारगेट मीट करना है तो ये इसे फ्यूचर फ्यूल कहा जा रहा है। और बात करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पे और उसके जो अभी इस वक्त सबसे बड़ा एक भारत मंडपम में एग्जीबिशन चल रहा है, उस पर मेरे साथ है खुद मिस्टर यादव, जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए अजय सर कि
हम देख पा रहे हैं न्यू एनर्जी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही, खासतौर से ग्रीन हाइड्रोजन पे। ये बस है, एक और ट्रक भी लगा के रखा गया है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। लगता है कि बहुत जल्दी ग्रीन हाइड्रोजन पे गाड़ियाँ दौड़नी शुरू हो जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन इज़ द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। सो इसमें हम लोग तो पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नॉट सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ही कर रहे हैं, साथ में हम पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं शिपिंग सेक्टर में, पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्टील सेक्टर में। इसके साथ साथ हमारा फोकस है कि इलेक्ट्रोलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए हमने अभी अपने मिशन के तहत 3000 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो हमने अवार्ड की है, और ये कैपेसिटी को मिशन के तहत 5 साल तक सपोर्ट करेंगे। तो टोटल ओवरऑल 15,000 मेगावाट की इलेक्ट्रोलाइज़र प्रोडक्शन कैपेसिटी को सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ हमने मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन का 4,12,000 टन का टेंडर हमने अवार्ड किए हैं, और वो उनको भी ग्रीन हाइड्रोजन को हम सपोर्ट करेंगे फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको हम लगभग 1.2 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ये फर्स्ट ट्रांच है, इसके बाद और भी ट्रांच आने वाली है। हमने अभी करंटली हमारा टेंडर लाइव है मिशन के तहत, वो है 7,39,000 टन ऑफ ग्रीन अमोनिया। जो कॉस्टिंग है वो कम लेके आने का, अब इस वक्त क्या कॉस्टिंग है और आपका क्या अनुमान है कि उसको और कितना कम कर सकते हैं? देखिए, जो कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन है वो अभी जो कन्वेंशनल मेथड से जो प्रोड्यूस होने वाली हाइड्रोजन है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन है जिसको हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, उससे थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके लिए ये मिशन जो लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि कैसे हम इसकी कॉस्ट को कम करें। तो इसके लिए इंसेंटिव्स हैं, इंसेंटिव्स इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हैं, इंसेंटिव्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भी हैं। तो ये सारे इंसेंटिव्स, इसके साथ नॉट ओनली दिस, दे आर अदर इंसेंटिव्स। हम कुछ पॉलिसी मेजर्स हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलके हम लोगों ने इसमें लिए हैं। जैसे ये हमने SEZ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में प्लांट सेटअप भी हो रहे हैं, उसके लिए भी अनुमति दे दी गई है। तो ये थे अजय यादव, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। बता रहे थे कि ग्रीन हाइड्रोजन बहुत बड़ा एक तरह से फ्यूचर का फ्यूल कहा जा रहा है, और इसको बढ़ाने में जो मिनिस्ट्री है वो पूरा दमखम लगा रही है। क्या पर्सन मोंटी कुमार सिंह के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। टाटानगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल सफल रहा। अब जल्दी ही लोग वंदे भारत एक्सप्रेस से आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 सितंबर को पीएम मोदी ने वो हरी झंडी दिखाएंगे। कैसा है ट्रेन का नज़ारा और क्या कुछ है खास इस ट्रेन में, इसका जायजा लिया डीडी न्यूज़ के हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत की नई पहचान। हम इस वक्त जमशेदपुर यानी टाटानगर से पटना चलने वाली जो वंदे भारत की नई कोच है, नई रैक है, उसके अंदर मौजूद है। सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं दूरदर्शन न्यूज पर इस रैक की, जो कि टाटानगर से पटना चलेगी, और एक और ट्रेन यहां से चल रही है, एक और वंदे भारत ट्रेन चल रही है जो कि टाटानगर से बरहमपुर यानी कि उड़ीसा के लिए चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को इन दोनों रेलगाड़ियों को जो है, इन दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस को टाटानगर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। इसके अलावा भी देश भर में 8 और यानी कुल 10 वंदे भारत ट्रेन को जो है प्रधानमंत्री जो है वो झंडी दिखाकर, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तमाम आपने इसके पहले भी जो वंदे भारत ट्रेन है उनके अंदर जो इसकी खासियत है वो देखा है। एग्जीक्यूटिव क्लास है, आप देख रहे हैं, काफी आरामदायक चेयर है, इसके फैब्रिक्स को देखें, काफी कलरफुल है। यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की बात करें, बैठे बैठे बॉटल होल्डर्स की बात करें, हम आप जो एक देखा है हमने कि किस तरीके से हवाई जहाज के अंदर किस तरीके की सुविधा होती है, चाहे वो सामान रखने की रैक की बात करें, रीडिंग लाइट की बात करें हम, या फिर इसके अलावा जो तमाम CCTV कैमरा, सिक्योरिटी के पॉइंट से आप देखा जाए, वो सारी सुविधाएं जो हैं इसके अंदर वो दी गई है। एग्जीक्यूटिव क्लास की एक और जो विशेषता है, जो और भी वंदे भारत ट्रेन में आपने देखी, वो ये विशेषता है कि इसमें कि सीट को जो है 180 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है। यानी कि जो आप लगातार या बड़ी बड़ी खिड़कियां देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप बाहर का नज़ारा आराम से अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठ करके जो है वो बाहर का नज़ारा का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसी तरीके से इसमें ये पूरी ट्रेन की अगर बात करें तो टोटल 8 कंपार्टमेंट का ट्रेन सेट है ये, इसमें 8 बोगियां हैं, ये ट्रेन सेट है, और ये जो है इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ट्रेन यानी कि पटना से जमशेदपुर से पटना और जमशेदपुर से
बरहमपुर उड़ीसा के लिए 2 ट्रेन टाटानगर से शुरू करेंगे और देश के अन्य हिस्सों में और 8 ट्रेनों की शुरुआत करेंगे। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, टाटानगर। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।